हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम लोग सीटेट मैथ पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग हर एक ऑप्शन के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो गणित में हम जो 1 से 5 क्लास में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे हम चित्र बना के पढ़ाते हैं, बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, कुछ परिचय देते हैं, बच्चों को फिगर बना के समझाते हैं। तो वो हम ऐसा क्यों करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन करना, जो स्पेशल थिंकिंग है उसको प्रमोट करना। तो ये त्रिविम विचार क्षमता क्या होती है? त्रिविम विचार क्षमता का अर्थ होता है किसी वस्तु के बारे में भौगोलिक आकार के बारे में जानना। वो उसका आकार कैसा है, वो कैसा दिखता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे एक गोला है और ये एक वृत्त है। तो जो बच्चे हैं वो गोला और वृत्त को एक ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें त्रिविम समझ विकसित नहीं हो पाती है। वो लोग 3D और 2D, जो 3 डायमेंशनल फिगर है और 2 डायमेंशनल फिगर है, उस पर वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो हम उसको कैसे विकसित करेंगे, वो त्रिविम समझ को कैसे विकसित करेंगे? फिगर बना के। ठीक है, बच्चों को फिगर बना के दिखाना होगा। अनुपातिक विवेचन का प्रोत्साहन करना। अनुपातिक विवेचन मतलब होता है किसी के बारे में तर्क करना, किसी को जस्टिफाई करना। अगर कोई सही है तो क्यों सही है, और कोई अगर गलत है तो क्यों गलत है, किसी के बारे में चिंतन और मनन करना। ये भी ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे विषय होगा, विषय को सरल करना और रुचिकर बनाना। किसी विषय को सरल और रुचिकर बनाना। देखते हैं संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। निरस्ता मतलब होता है किसी में रस ना रहे, रुचि ना रहे, कोई बोरिंग हो जाए, तो वो बोरिंग को समाप्त करके उसको रुचिकर बनाता है। तो ये सी और डी, इसमें भी रुचि बना रहा है और इसमें भी रुचिकर बना रहा है। तो सी और डी मेरा ऑप्शन एक ही है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए है ए और बी, कि ए और बी में हमें उसके भौगोलिक आकार को समझा रहा है और अनुपातिक विवेचन यानी किसी को जस्टिफाई करना सिखा रहा है। तो हमारा ए और बी सही होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? यानी कि कहा गया है 2005 के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार 1 से 5 क्लास तक में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो नहीं पढ़ाई जाती है? तो चॉपर पढ़ाई जाती है, टेसेलेशन, साइमेट्री, समिति पढ़ाई जाती है, पैटर्न्स, प्रतिरूप पढ़ाई जाती है, एंड रेशियो, अनुपात, ये क्लास 6 में पढ़ाई जाती है। ये क्लास 6 से शुरू होती है। ठीक है, तो आपको टॉपिक याद रखना होगा कि कौन सा टॉपिक कौन क्लास में पढ़ाई जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि टेसेलेशन क्या होता है। ये देखिए, ये टेसेलेशन होता है, चॉपर होता है। ठीक है, ये हम बच्चों को दिखाते हैं, एक पैटर्न फॉलो करता है, एक डिज़ाइन आप बोल सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसे ऐसे काट दे तो ये वाला पॉइंट और ये हंस दोनों एक दूसरे के साइमेट्री है। अगर हम ये तितली को ऐसे करके यहाँ से बीच से काट दे तो ये वाला भाग, ये भाग का साइमेट्री है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये नीचे वाला फिगर यहाँ पे एक डायगोनल फॉलो कर रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं ये एक पैटर्न। यहाँ पे एक विकर्ण है, 2 विकर्ण है, 3 विकर्ण है, यहाँ पे 4 है। तो अगला मेरा क्या होगा? 5 वाला बनेगा। ठीक है, ऐसा करके बनेगा। तो ये एक प्रतिरूप फॉलो करता है। तो आप बता सकते हैं बच्चों को हम पढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण, अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है। यानी कि ये कहा गया है कि हमें फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला
हमें फॉर्मूला का यूज नहीं करना है और ये बताना है कि दो अलग अलग आयत के क्षेत्रफल समान है। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दो आयत हैं, ठीक है। समझ लीजिए हमारे पास ये दो आयत हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास ये दूसरा आयत है, इसमें भी 6 पार्ट है, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट, ये वाला टाइल्स अगर ये वाला टाइल्स के इक्वल हो तो ये क्या होगा? इसका 6x1 है और ये 3x2 है, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी 6 टाइल्स है, यहाँ भी 6 टाइल्स है, और हर एक टाइल्स का एरिया अगर समान हो तो ये दो आयत का भी क्षेत्रफल समान होगा। क्यों? हम यहाँ भी 6 टाइल्स यूज किए हैं और यहाँ भी 6 टाइल्स यूज किए हैं। तो हम टाइल्स का यूज कर सकते हैं और ग्राफ पेपर का यूज कर सकते हैं। तो बी और डी मेरा सही आंसर होगा कि हम दो अलग अलग आयत का कैसे बता सकते हैं कि वो क्षेत्रफल समान है। पहला हम टाइल्स यूज कर सकते हैं, दूसरा हम ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ग्राफ पेपर है और यहाँ पे हम टाइल्स है, तो हम ग्राफ पेपर और टाइल्स दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? अगर कोई बच्चा गणित में कम नंबर लाया है तो उसका क्या कारण हो सकता है? पहला है लिंग। नहीं, हम लिंग एक नेगेटिव कीवर्ड है, जेंडर एक नेगेटिव कीवर्ड है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लिंग के आधार पे किसी पे भेद नहीं करते हैं कि कोई कम नंबर लाया, कोई ज़्यादा नंबर लाया। लड़कियां तेज होती हैं, लड़के तेज नहीं होते हैं, हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं। सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, हाँ, किसी को अगर अच्छा समाज मिला है, वेल डेवलप्ड समाज मिला है, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा टीचर मिला है, तो वो अच्छा नंबर लाएगा। और किसी को अगर अच्छा टीचर नहीं मिला, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा वातावरण, अच्छा समाज नहीं मिला है, तो वो अच्छा नंबर नहीं लाएगा। तो ये मेरा बी होगा। गणित का स्वरूपता, गणित सभी के लिए एक ही प्रकार का होता है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग हो, किसी के लिए अलग हो, नहीं। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इज सेम फॉर एवरीवन, ओके। तो ये मेरा नहीं होगा। और व्यक्तिगत की स्वाभाविक क्षमता, नहीं, ये ऐसा नहीं है कि स्वाभाविक क्षमता के चलते अगर कोई अच्छा से प्रैक्टिस कर रहा है, किसी को अगर अच्छे टीचर मिले हैं, अच्छा फैसिलिटी मिला है और वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा नंबर लाएगा। तो ये व्यक्तिगत पे नहीं है, ये आदमी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बी सबसे अच्छा ऑप्शन है, तो बी मेरा आंसर होगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यह समझाने के लिए कि 1/4 जो 1/4 है वो 1/3 से छोटा है, यानी कि 1/3 मेरा बड़ा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त है? तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बच्चे समझ नहीं पाएंगे। बच्चे एलसीएम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे एलसीएम निकाले, कैसे ये करें। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेथड है बच्चों के लिए। कागज़ की पत्तियों का प्रयोग करना, कागज़ की पत्तियों का, हाँ, हम कुछ ऐसा चीज़ का प्रयोग करेंगे जो सबके लिए अवेलेबल हो। जैसे कागज़ सबके लिए अवेलेबल होता है, हम ऐसे टीएलएम का यूज़ करेंगे। जैसे हम टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टी होती है कि उसका कॉस्ट कम होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट कम होना चाहिए, वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, और जो बच्चे जिससे आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो 3-4 पैटर्न होते हैं, 3-4 प्रॉपर्टी होती है, 3-4 गुण होते हैं टीएलएम के, वो आपको देखना पड़ता है। तो कागज़ एक ऐसा है, कागज़ सबसे सस्ता होता है, सबके पास अवेलेबल होता है, और कागज़ से बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, तो ये मेरा बहुत अच्छा है। अब देखते हैं डिजाइनिंग ब्लॉक। अब डिजाइनिंग ब्लॉक क्यों नहीं होगा? तो डिजाइनिंग ब्लॉक सभी बच्चों के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है ये महंगा हो या बच्चे इसको खरीद ना पाएँ, तो ये एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है। संख्या चार्ट का प्रयोग, संख्या चार्ट के प्रयोग में बच्चे
कंफ्यूज कर जाएंगे। तो मेरा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा बी। और बी से हम कैसे समझा सकते हैं, हम एक कागज़ लेंगे और एक कागज़ को 3 टुकड़ों में बांट देंगे और हम ये बताएंगे कि ये जो मेरा पार्ट है ये बड़ा है, किससे, इससे बड़ा है। ठीक है, इसको 1/4 भाग में बांटे और इसको 1/3 भाग में बांटे तो ये भाग मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये भाग मेरा बड़ा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ कागज़ को बांट के बताना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है और ये बहुत ही उपयुक्त मेथड है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो देखिए, पाठ्य योजना, हम जब भी पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, पाठ्य योजना बाल केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्य योजना बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी कि बच्चों पे आधारित होनी चाहिए। ठीक है, उसमें मेन फोकस बच्चे पे होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, आप ऐसा पाठ्य योजना बनाएं जो संरचनात्मक हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, उसमें कुछ एक्टिविटी हो और बच्चे उसमें गतिशील रहें। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहें और कुछ क्रिएटिव कार्य करें, बच्चे कुछ गतिविधि करें और कुछ संरचनात्मक कार्य करें। ठीक है, आपको सिर्फ पुस्तक तक या किसी एक लिमिटेशन में बंध के नहीं रह जाना है। ठीक है, तो आपकी पाठ्य योजना ऐसी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक लिमिट में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप पाठ्य पुस्तक को आपको एज अ गाइडर लेना है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहना है, आपको आगे भी जाना है। गणित संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। हाँ, जो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, गणित का जो भी कंसेप्ट होगा, उसको क्रिएटिव तरीके से आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें। हाँ, देखिए, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बी से ज़्यादा सी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप इसमें बच्चों को अवसर दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि तुम जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, गणित का जो कॉन्सेप्ट है, गणित की जो संकल्पना है, उसकी विजुअलाइजेशन जो है, उसको तुम संरचना करो, उसको तुम अपने से बनाओ, कुछ क्रिएटिव काम करो इस पे। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ्य योजना है, क्योंकि आप इसमें बच्चों को अवसर भी दे रहे हैं और कुछ संरचनात्मक कार्य भी करा रहे हैं। तो ये बी से ज़्यादा अच्छा सी है। क्रियाकलाप को लिखना और इस संदर्भ में प्रदर्शन करना। आप सिर्फ क्रियाकलाप तक ही सीमित नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये सी मेरा सबसे ज़्यादा ऑप्शन है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप बोल सकते हैं कि गणित संरचनात्मक नहीं लग रहा है, ये लक्षण, ये गणित का संरचनात्मक लक्षण नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं अपना ऑप्शन। गणित के अधिगम में भाषा एवं संवादों भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। हाँ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश नहीं समझ पाता है, इंग्लिश कमज़ोर है और आप उसको मैथ इंग्लिश में समझा रहे हो, ठीक है, आप उसे मैथ इंग्लिश में समझा रहे हो, तो वो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश समझता ही नहीं है और आप उसे इंग्लिश में समझा रहे हो। तो आपको उस भाषा में समझानी है जो उसकी मदर टंग हो, जिसमें वो कंफर्ट फील करे और उसमें वो समझ पाए, तभी वो मैथ में अधिक से अधिक अच्छा नंबर ला पाएगा। तो भाषा और संवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है गणित में। ठीक है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। हाँ, जो अलग अलग एक्टिविटी है, अलग अलग जो बच्चे टीचर समझाते हैं, तो हर एक बच्चे की समझने की क्षमता अपनी अलग अलग होती है। ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। प्राथमिक स्तर का आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन दीजिएगा तो बच्चे कुछ क्रिएटिव कार्य या बच्चे कुछ अपने से नहीं करेंगे, वो सिर्फ ट्रू फॉल्स मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये विषय परख ये गलत है, और ये गलत है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, तो ये मेरा सी आंसर हो जाएगा। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच संबंध उजागर करना। हाँ,
गणित दूसरे पाठ क्षेत्रों के बीच संबंध उजागर करता है। तो मेरा सी सही है, मतलब सी गलत है, इसलिए मेरा ये सही है क्योंकि यहाँ पे नोट बोला गया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति के संरचनात्मक से की जा सकती है कि गणित एक संरचनात्मक है? ऐसा कौन सा कथन कहता है कि गणित संरचनात्मक है? ठीक है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। हाँ, गणित समझ को सीखने के बारे में है, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिएटिव बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। गणित पूर्णतया विषय परक है। विषय परक मतलब ऑब्जेक्टिव है। आप सिर्फ क्या हर एक गणित का सवाल आप ट्रू और फॉल्स में दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको गणित में बहुत चीज़ प्रूफ करना होता है, बहुत कुछ दिखाना होता है, परिकलन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये पूर्णतया विषय परख नहीं है, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव में सॉल्व नहीं कर सकते हो। मानसिक दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, आप किसी चीज़ को कैसे विजुअलाइज करते हो, किसी चीज़ को कैसे इमेजिन करते हो और उसको सॉल्व करते हो। जैसे आपको कोई क्वेश्चन है तो पहले आपको ये देखना होगा कि आप उससे सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा और उसके लिए आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपको कौन सी मेथड अपनानी है। ठीक है, तो ये मानसिक दर्शन, यहाँ पे मानसिक दर्शन होगा। तो मानसिक दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? अब देखते हैं हम कि बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करना है। त्रिविम समझ मतलब भौगोलिक आकार के बारे में जानना है कि बच्चे किसी चीज़ को कैसे समझे। कोई चीज़ ऊपर से कैसे दिखता है, साइड से कैसे दिखता है, कोई चीज़ 3D है, 2D है, तो बच्चे इस चीज़ को कैसे समझे, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्रियाकलाप एज अ टीचर हम कर सकते हैं। तो बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। हाँ, बच्चे अगर ये चीज़ चित्र करेंगे कि बोतल ऊपर से कैसे दिखता है और साइड से कैसे दिखता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं त्रिविम समझ, जो उसके भौगोलिक आकार है, स्पेशल थिंकिंग है, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, वो समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सही है। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना। आप एक मानचित्र है, वहाँ पे लिखा दे रहे हो कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो सिर्फ आप एक लिख रहे हो मानचित्र पे कि कौन सा शहर कहाँ पे, तो ये एक त्रिविम समझ, यहाँ पे 3D 2D नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। समय से क्या संबंध है त्रिविम समझ का? कोई भौगोलिक आकार का कोई संबंध नहीं है। संख्याओं को संख्या रेखा में निरूपित करना। आप संख्या रेखा पे निरूपित करोगे तो वहाँ पे भी कोई संबंध नहीं है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन मेरा ए है और मैं बताता हूँ कैसे। जैसे बोतल ऊपर से ऐसे दिखता है, ठीक है, और साइड से ऐसे दिखता है, तो बच्चा समझ पाएगा कि जो 3D है वो ऊपर से कैसे दिखेगा और जो 2D है वो साइड से कैसे दिखेगा। तो इसमें बच्चे की जो भौगोलिक आकार है, वस्तु की भौगोलिक आकार वो कैसे दिखता है वो समझ पाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो गणित सीखने के संबंध में, अधिगम मतलब होता है सीखना, तो गणित सीखने के संबंध में क्या चीज़ सही नहीं है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक है। उत्कृष्ट मतलब होता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, आप 100 में 100 नंबर लाए। तो गणित में 100 में 100 नंबर लाना स्वाभाविक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे 10 नंबर लाते हैं और बहुत बच्चे 100 नंबर लाते हैं। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि हर कोई उत्कृष्ट और हर कोई एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड लाता? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मेरा फर्स्ट गलत है और मेरा फर्स्ट गलत है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। शाब्दिक समस्या मतलब होती है वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे गणित के सवाल जो शब्दों में दिए जाते हैं उसे हम लोग शाब्दिक समस्या बोलते हैं। तो हम देखते हैं, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास
मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो यहाँ पे ये तुलनात्मक जमा का बात कर रहा है कि मेरे और मनीष के पास कितने पेंसिल, उसमें तुलना कर रहा है कि मेरे पास 6 हैं, उसके पास 2 अधिक हैं। तो ये कहीं ना कहीं तुलनात्मक और जमा का बात कर रहा है। ठीक है, तो मेरा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी था। अब हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हिंदी अरबी गणना प्रणाली जो हम अपना यूज करते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये हिंदी अरबी गणना प्रणाली है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 123 लिखते हैं तो इसका मान कितना है? 3 है। इसका मान कितना है? 20 है। और इसका मान कितना है? 100 है। तो इसकी स्थिति, कोई अंक की स्थिति इसका मान बताती है। पहला तो सही है। ठीक है। सेकेंड, ये एक योगात्मक प्रकृति का है। हाँ, इसे हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन होता है? नहीं, जो आधार 2 की प्रणाली का होता है वो कंप्यूटर में होता है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं जिसमें 0 और 1 का सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का यूज होगा, 0 और 1, जिसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, और ये कंप्यूटर में यूज होता है। और हमारा जो हिंदू अरबी गणना प्रणाली है, इसमें आधार 10 का यूज होता है। इसमें बेस कितने होंगे? आधार 10 होंगे। आधार 10 का अर्थ है हम लोग 10 संख्या यूज करते हैं। क्या? 0 1 2 3 लेके 9 तक, तो ये 10 नंबर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आधार इसलिए 10 होता है। और बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है, वहाँ पे सिर्फ हम 2 नंबर यूज करते हैं, 0 और 1। ठीक है। यह गुणात्मक प्रकृति, हाँ, इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं। तो मेरा क्या है? सी गलत है, और सी गलत है इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है। तो आज हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या है? आपको अगर ज्यामिति पढ़ाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, पढ़ाने का जब भी बात कहा जाए तो पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप बाल केंद्रित रहे, आप बच्चों पे फोकस रहे आपका, और बच्चे अपने से काम करें। आपको एज अ टीचर, एज अ गाइडर रहना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सब काम आप ही करो, नहीं, एज अ गाइडर रखना है, और बच्चे अपने से काम करेंगे, बच्चे अपने से बनाएंगे, बच्चे अपने से सीखेंगे, और आपको सिर्फ एज अ गाइड करना है। ठीक है, तो यही सबसे अच्छी तरीके होती है पढ़ाने की। तो हमारा पहला ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल और मूलभूत आकृति तक पहचान तक सीमित रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप सिर्फ आप जो इम्पोर्टेंट आकृति है आप उसी को बताएंगे, जो मूलभूत है, जो फंडामेंटल है, और जो नहीं है उसको नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं है। ठीक है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृति, स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण देनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर परिभाषा दे रहा है और उदाहरण दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप बच्चे क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप अगर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वो दिग स्थान की अंतर्दर्शी को समझकर विकसित कर सके। हाँ, ये सही है, बच्चों को एक आप अवसर देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, वो अच्छी से अपनी समझ क्षमता को विकसित कर सके। हमारा डी है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है कि गणित तर्क करता है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि गणित में तर्क होता है? अगर कोई चीज़ सही है तो क्यों सही है, कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है, उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है। तो गणित संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता नहीं। आप परिभाषा में ऐसा थोड़ी होता है कि कोई अगर गलत है तो क्यों गलत है, इसमें आप तर्क करते हो, वितर्क करते हो, चिंतन करते हो, ऐसा नहीं है। गणित प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता, हाँ ये है।
ठीक है, आप जस्टिफाई करते हो किसी चीज़ को कि कोई चीज़ अगर सही है तो क्यों सही है, कोई चीज़ गलत है तो क्यों गलत है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, आप कैलकुलेशन में कितना स्पीड करते हो ये तर्क को नहीं बताता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, यहाँ पे याद करने की बात की नहीं कही गई है, यहाँ पे किसी चीज़ को तर्क करने की बात की गई है। तो मेरा बी आंसर सही होगा। तो ये आज का मेरा सारा सेशन था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसी तरह मेरे चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।